ऑलराइट, अकासिया लिमिटेड का क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में. इट्स अबाउट टू डिफरेंट एसेट्स. 1 अप्रैल को 2015 अकासिया लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग लीज एग्रीमेंट्स. ठीक विजिबल है? एक एसेट है प्लांट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 275 और दूसरा एसेट है ऑफिस इक्विपमेंट. दो डिफरेंट एसेट्स हैं और कह रहा है कि प्रिपेयर ऑल रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अकासिया लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016. यानी कि 1 अप्रैल 2015 को ये आपने एसेट बाय किया या लीज पे लिया और आपका ये वाला ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016. ये है जी हमारी रिपोर्टिंग पीरियड. प्लांट विद a fair value of 275 was leased under an agreement which requires Acacia Limited to make annual payments of 78,250 on 1st April each year, commencing on 1st April 2015 for 4 years. यहाँ तक का मुझे मतलब पहले आप समझाएंगे तो मैं आगे चलूंगा. 1st April 2015 को आप कैश पे कर रहे हैं 78,250. ठीक है. और ऑनवर्ड्स आप 1st अप्रैल 2016 को भी कैश पे करेंगे और फिर 1st अप्रैल 2017 को भी आप कैश पे करेंगे और 1st अप्रैल 2018 को भी आप कैश पे करेंगे. और इस तर्ज पे एनुअल पेमेंट्स ऑन each year commencing ये for 4 years, 4 साल. After the 4 years, Acacia Limited has the option to continue to lease the payment at a nominal rent for a further 3 years. 4 साल के बाद वो कह रहा है कि उसमें मजीद 3 साल वो ऐड करेगा नॉमिनल रेंट. ठीक है. बात अब यूं हो गई कि प्लस इसमें 3 इयर्स ऐड हो रहे हैं. इन अ वे मैं अगर यूं समझाने के लिए बात को करूं, इनिशियल लीज टर्म या प्राइमरी लीज टर्म इसकी थी 4 इयर्स और सेकेंडरी लीज टर्म थ्री इयर्स. और वो जो सेकेंडरी लीज टर्म है उसके बारे में वो क्या कहता है? आफ्टर द 4 इयर्स अकासिया लिमिटेड हैज द ऑप्शन टू कंटिन्यू to lease the plant at a nominal rent for a further 3 years and is likely to do so as the asset has an estimated useful life of 6 साल. वो कह रहा है कि जी वो इसको likely to enter into this extended period with the nominal amount of lease payment. तो ये टोटल उसकी लीज टर्म बनती है. अब ये वाला एसेट इसकी यूजफुल लाइफ है 6 इयर्स. ये दोनों अहम बातें अहम पॉइंट्स हैं. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इज 272,850. आपकी प्रेजेंट वैल्यू अकासिया लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
इंश्योरिंग एंड मेंटेनिंग द प्लान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज। अकासिया लिमिटेड जो लेसी है वही उसके लिए जुम्मेदार है उसकी सारी इंश्योरेंस और मेंटेनेंस वगैरह का। अब उसने वो जो लीज कंटिन्यू रखनी है वो उसकी कंप्लीट 7 इयर्स बन रहे हैं, लेकिन यूजफुल लाइफ उसकी 6 इयर्स है। आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 272,850 है। ये है आज की डेट 1 अप्रैल 2015 को। पहली इंस्टॉलमेंट उसने कब पे की? 1 अप्रैल 2015 को। कैश कितना पे किया? 78,250। अब पहली इंस्टॉलमेंट 78,250 जब उसने पे कर दी तो कितनी अमाउंट ड्यू है जी? कैलकुलेटर 1 अप्रैल 2015 को बैलेंस ड्यू 194,600। अब सारा साल इस पे इंटरेस्ट आपका ड्यू हुआ 31 मार्च 2016 को। इंटरेस्ट ड्यू 194,600 पर उसका जो इंटरेस्ट है नीचे उसने कहा हुआ 10% इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज आकासिया लिमिटेड allocates finance charges on an accrual basis, interest rate 10%। कितनी बनती है? 460। ये अमाउंट उसकी ड्यू हो गई। टोटल अमाउंट उसकी 1 अप्रैल 2016 को बैलेंस ड्यू कितना बेटे? 175,140। अब 175,140 में 1 अप्रैल 2016 को वो क्या पे कर रहा है? कैश 78,250। ऐड कर दिया। आपने क्या किया? माइनस कर दिया क्या ऐड किया? अल्लाह माफ करे। बताओ जरा बेटे, कैलकुलेटर्स वालों जरा डबल चेक रखा करो इन चीजों पे। मेरे हाथ में इस वक्त कोई कैलकुलेटर नहीं है, आप पे मैं बेस कर रहा हूँ। 214,060। ठीक है, तो उसमें आपने जो कैश पे किया 1 अप्रैल 2016 को आपके पास जो बैलेंस ड्यू रह गया, अब आप माइनस कीजिएगा 15810। अब ये इसी तरतीब से ये आगे कैलकुलेशन चलती चली जाएगी, लेकिन हमें उसने चूंकि 31 मार्च 2016 तक रुकने को कहा है, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। ठीक है, अब अगली बात की तरफ आप आए। ये एसेट मेरे पास जो 2,850 का है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री अगर मैं पास करूंगा तो मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ एसेट डेबिट होगा राइट ऑफ यूज एसेट के तौर पे।
272,850 तक। ठीक है बेटा। अब हमने इसको अमोर्टाइज करना होता है या डेप्रिसिएट करना होता है, वट एवर यू कॉल इट। अब वो जो इसकी अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, उसके बारे में आपको एक बात ये बताई जाती है कि इन दोनों में से जो लेसर होती है या लोअर ऑफ दीज टू, यूजफुल लाइफ या लीज टर्म, उसको लेते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये एसेट लीज कंटिन्यू कर रहा है या ये एसेट आपका लीज टर्म जो है वो भले कम हो लेकिन उसका टाइटल आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ ये एसेट देखो ना, हुसैन आप इधर बैठ जाओ, एक चीज, आपने एसेट लीज पर लिया 4 साल के लिए, वो एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल। 4 साल के बाद आपने वापस कर देना है। आप उसको 10 साल पर तो डेप्रिसिएट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एसेट तो 4 साल आपके पास लगे, आप 4 साल पे डेप्रिसिएट करोगे। अगर आपने उस एसेट को 4 साल के लिए भले लीज पर लिया, लेकिन 4 साल में इतनी पेमेंट्स कर चुके हैं आप कि वो उस एसेट का टाइटल आपको ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो एसेट तो आपके पास ही रहेगा, आप एसेट तो वापस नहीं करेंगे। अब उस एसेट को आप उसकी 10 साल यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करके उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बात लॉजिक में आती है। अब यहां पर जो सिचुएशन है, उसने ये नहीं कहा हुआ कि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है आपको, वो कह रहा है कि आपकी प्राइमरी लीज और सेकेंडरी मिलकर टोटल लीज टर्म आपकी जो बन रही है 7 ईयर्स बन रही है, जबकि इसकी यूजफुल लाइफ 6 साल है। अब भले यूजफुल लाइफ 6 साल है, लेकिन आपने जो भी उसको लीज की पेमेंट्स करनी है वो 7 साल में करनी है। आप उसको यूजफुल लाइफ से ज्यादा पे उसकी डेप्रिसिएशन स्प्रेड नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लोअर ऑफ द लीज टर्म और यूजफुल लाइफ इफ द एसेट विल बी रिटर्न्ड, if the asset will be returned to the lessor. तो depreciate right of use asset at lower of the useful life or lease term if the asset will be returned to the lessor at the end of लीज टर्म। अगर एंड ऑफ लीज टर्म पे आपने एसेट वापस कर देना है, तो इसका मतलब है कि लोअर ऑफ उन दोनों में से जो कम है उस पे आप लेंगे। लिहाजा यहाँ पर इसकी जो बनती है वो 6 ईयर्स पे डिवीजन बनती है, 7 और 6 ईयर्स, 6 का 6 पे डिवाइड कीजिए, क्या आता है कैलकुलेटर? 45475, ये आपकी 1 साल की डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, अब आपको अगला एक बहुत अहम नुक्ता मैंने समझाना है। ये 2 बातें तो हो गई, करंट एंड नॉन करंट पोर्शन ऑफ द लीज लायबिलिटी।
लीज लायबिलिटी में करंट और नॉन करंट पोर्शन आपने देखना। अब देखिएगा, आपका साल जब खत्म हुआ है 31 मार्च 2016 को, तो आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुकने के बाद बैलेंस है 2,14,060 रुपए। एग्रीड। इसके अंदर 19,460 भी आपका जो है वो ड्यू हो चुका हुआ 31 दिसंबर तक, लेकिन पे तो नहीं किया। पे कब करना है? ठीक अगले दिन। तो मैं कह सकता हूं कि इस 78,250 के अंदर इंटरेस्ट की रकम शामिल है 19,460 और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है, कीजिएगा 59 समथिंग, 59 के करीब 5890, ये प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है। जो अहम नुक्ता मैं समझाने जा रहा हूं, अगर तवज्जो होगी और आपने इससे पहले के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पकड़ लोगे, वरना मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्लोजिंग पे जो आपका बैलेंस ड्यू होता है, अगर लीज पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपका इंटरेस्ट ड्यू है वो भी आपकी अगले साल में पेमेंट होगी, वो भी आपकी करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ये अगला साल ही है ना, और प्रिंसिपल अमाउंट भी अगले साल की करंट लायबिलिटी में चले जाएगी। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में ऑल टुगेदर जो आपके पास ये इंस्टॉलमेंट की रकम होगी, ये करंट लायबिलिटी बन जाएगी, और बाकी जितनी भी अमाउंट है वो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक बात। अगर लीज पेमेंट इन एरियर हो रही होती तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ, ठीक है, और क्लोजिंग डेट पर ही पे हो गया, तो वो तो आपका करंट लायबिलिटी ना, इन एरियर पे हो गया ना, क्लोजिंग डेट की इंस्टॉलमेंट जो थी पे हो गया। अब जो आपके पास अमाउंट ड्यू होगी वो खालिस्तन कैश फ्लोज की अमाउंट होगी, उसमें फिर सिर्फ अगले पीरियड में जो आपका कैश एलिमेंट होगा वो उसकी करंट लायबिलिटी बनेगा। ये पॉइंट मैं आपसे अभी मजीद 2-1 सवाल जब करूंगा सॉल्व तो फिर मजीद इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये ज़हन में रखिए कि करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज की डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी होती है आपको। ठीक बात। ऐसी सब बातें कर चुकने के बाद अब इसकी बैलेंस शीट में अगर आप आइए तो इसकी बैलेंस शीट में जो एसेट है वो 227,375 का नजर आ रहा है, यानी कि वो जो इसकी अगर आप मैं इसकी एक वर्किंग यहाँ पर ले लूँ ताकि बात यहाँ पे खत्म करते हैं। करंट पोर्शन of lease liability is 78,250 and non-current portion of lease liability is 135,810. ये बात मैं यहाँ पे इसको
खत्म कर। अब आप इसका ROU एसेट बैलेंस शीट में जो दिखाएंगे वो कितना होगा। ROU एसेट उसको रिकॉग्नाइज किया था आपने 272,850 पे, और प्लस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,475 डिवाइडेड ऐसे ही है। अब आप देख लीजिएगा, ये आपका नॉन करंट एसेट नजर आए, ठीक है, और ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में नजर आएगी, ठीक है, और ये आपकी करंट लायबिलिटी। समझते हैं? एनी क्वेश्चंस? लीज लायबिलिटी का करंट नॉन करंट पोर्शन अभी मैं मजीद एक और सिनेरियो क्रिएट करके आपको बताऊंगा, और उसमें कुछ बातें हम मजीद इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ये ए पार्ट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। अभी एक छोटी सी नोट्स की बात इसके अंदर रहती है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। मैच्योरिटी का आपने एक टेबल बनाना होता है, मैच्योरिटी एनालिसिस कहते हैं। फिलहाल बी को आप देखिए। मैं बी सॉल्व करने से पहले चाहूंगा कि आप इसको खुद से थोड़ा सा पढ़ लें और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँ। ऑफिस इक्विपमेंट फेयर वैल्यू उसकी 24,000 की है। was leased under a non-cancelable agreement which requires Acacia Limited to make annual payment of 6,000, ठीक है। फेयर वैल्यू उसकी 24,000 की है और 6,000 की उसने एनुअल पेमेंट करनी है 1 अप्रैल ईच ईयर, एंड 1 अप्रैल फॉर 3 years तक उसकी चलेगी। 2015 की उसने कमेंसिंग फ्रॉम 2015 फॉर 3 years। The lessor remains responsible for, इधर lessor जो है वो responsible है, पीछे lessee responsible था, for insurance and maintenance of the equipment. The equipment has an estimated life of 10 years. Present value of the lease payment is 16,415. This lease is considered low value item. जनाब, अब आप मुझे बताइए क्या कंक्लूजन में आप ये, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। आप जी उमर मियाँ क्या फरमाते हैं? कुछ नहीं फरमाते हैं? सैन कुछ नहीं फरमाते हैं? हाँ जी सर। पहले की तरह ही है? चलो, ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, क्योंकि दिस लीज इज कंसिडर्ड लो वैल्यू आइटम। जो लो वैल्यू आइटम होती है उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता, उसको एक्सपेंस में डाल दिया जाता, ठीक है। ओके, लो वैल्यू लीज हो या लेस देन 12 months लीज टर्म हो, उसको एक्सपेंस आउट करते हैं। फॉलोड? ओके, इसीलिए मैंने आपको जो है वो थोड़ा सा तंग किया ताकि आपको ना भूले। तो ये बेटे जान, जो लो वैल्यू लीज है, आप 6,000 रुपीज पे कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल ईच ईयर। तो इस साल में तो आपने 6,000 रुपीज रेंट एक्सपेंस, डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, लीज रेंटल एक्सपेंस के तौर पर। तब आप देख लीजिएगा जरा, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में तशरीफ लाएं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहेंगे इसे फॉर द ईयर।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, यस एक्सपेंस है। उसके बाद इस साल का इंटरेस्ट चार्ज एक्सपेंस है, और इस साल का ये असल में ए एंड बी दोनों का है ना जी सिनेरियो, अकासिया के दो एसेट है ना, तो इन दोनों एसेट में अकासिया ने ये एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर किए, 1 2 और 3, ओके। और उसके बाद इसकी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो राइट ऑफ यूज एसेट ये हमने भी कैलकुलेट कर लिया था, लीज लायबिलिटी की भी नॉन करंट और करंट पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें भी कोई इशू नहीं है। और जो दूसरा एसेट है वो तो ऐसे। मैच्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैच्योरिटी एनालिसिस क्या होता है? ये जरा सुन लो। आपने जो फ्यूचर में पे करना है लीज लायबिलिटी की अमाउंट, अनडिस्काउंटेड जो कैश फ्लो है, उसको आप एक उसकी स्लैब्स बना के या उसको क्लब करके आप उसको करते हैं प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल पहली जो आप बनाते हैं वो कहते हैं कि लेस देन 1 ईयर आपने कितनी रकम पे करनी है, 78,250 सालाना अमाउंट है। उसके बाद 2 से 5 सालों में कितनी आपने रकम पे करनी है। अब उसकी एक रकम 4 किस्तें आपने कही थी, एक तो आपने पे कर दी है, दूसरी ये हो गई, सेकंड होगी ना इंस्टॉलमेंट। अब तीसरी और चौथी ही है ना आपकी जो आपने कमिट की हुई है। उसके बाद तो आपने वो जो छोटी सी नॉमिनल सी अमाउंट पे करनी है उसकी सेकेंडरी लीज टर्म के अंदर, वो उसने बताया नहीं सवाल में। तो आपने कैश फ्लोज फर्ज कर लेते हैं इसकी और लंबी चलती कैश फ्लोज, तो आप ईयर 1 हो गया, 2 to 5 years हो गया। अब आप इसका क्या करते हैं नेक्स्ट, सपोजली आगे लंबा चल रहा है 6 to 10 years, यानी कि ईयर 2 3 4 5 अगले 5 साल तक की ब्रैकेट बनाइए, और उसकी अगले 5 साल की जो ब्रैकेट है आपकी सपोजली 6 7 8 9 10, और फिर आगे हर 5-5 साल की आप ब्रैकेट बनाते चले जाएंगे। इसको आपने पास 1 साल को अलग से शो करना होता है, बाकी का साल 5 साल की ब्रैकेट के इकट्ठे शो करके फिर 5-5 साल की ब्रैकेट्स आपने शो करनी। ये ब्रैकेट्स जो हैं IFRS 16 ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से डिटरमिन कर सकते हैं, 2-2 साल की ब्रैकेट्स रख सकते हैं, 3-3 साल की रख सकते हैं, 5-5 साल की ब्रैकेट्स रख सकते हैं, लेकिन ये नॉन डिस्काउंटेड लायबिलिटी आपने डिस्क्लोज करना होगा कि आपकी नॉन डिस्काउंटेड लायबिलिटी कितनी है। बड़ी सादा बात है, आपने 500-500 रुपए की किस्तें रखी हैं, एक किस्त दे दी है, अगली एक आपने देनी है उसको अलग से मेंशन कर दें, और उससे अगले 5 सालों में कितनी आपने देनी है वो, और उससे अगले 5 सालों में कितनी देनी है, उससे अगले 5 सालों में कितनी देनी है। ये एक मैच्योरिटी एनालिसिस है कि आपने लीज टर्म जैसे जैसे मैच्योर हो रही है आपने ब्रैकेट्स बताते चले जाना, ताकि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जान ले कि अगले 5 सालों में इसकी लायबिलिटी क्या है कैश फ्लो के रेफरेंस में, उससे ऑनवर्ड्स 5 सालों में इसकी क्या लायबिलिटी है कैश फ्लो के रेफरेंस में। बस यूजर को आपने ये एक इंफॉर्मेशन देना होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है मैच्योरिटी एनालिसिस का, ये भी हमने कई मरतबा इसको करना है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस में इसको करते हैं। ओके जी, ये लीज स्केड्यूल मैंने वहां पर और तरीके से वर्टिकल बनाया, इधर हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है।
कि आपने उसको हॉरिजॉन्टली ओपनिंग बैलेंस है पेमेंट कर दी 1 अप्रैल को, यह अमाउंट आपकी ड्यू जो है वो इस पे आपका इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट हुआ, ये टोटल बैलेंस आ गया और ऑनवर्ड्स चलता। ठीक, इसकी भी हमने प्रैक्टिस की हुई है। प्लीज पिछले 2 लेक्चर्स अगर आपने प्रैक्टिस में नहीं रखे हुए तो उनको दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी चलनी है।